हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। और आज इसका लेक्चर नंबर 1। एंड यस, मैं कहना भूल गया, वेलकम टू एवीएम स्टडी हब स्टूडेंट्स। तो आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं और तुम्हें पता है, अगर तुम मुझसे पढ़े हो पिछले मैथ्स का भी चैप्टर, साइंस के भी 2 चैप्टर अगर तुमने मुझसे पढ़े हैं तो तुम्हें पता होगा कि किसी भी चैप्टर को कराने से पहले उस चैप्टर का जो नाम है मैं पहले उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ। तो पॉलिनोमियल्स जो नाम है इस चैप्टर का, उसका क्या मतलब है। तुमने अपनी पिछली कुछ क्लासेस तक कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को पढ़ा होगा, कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को पढ़ा होगा। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लेता हूं मैं, जैसे है 2x² + 4x + 3। तो ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है इस तरीके का, जैसे मैंने लिखा है। इस तरीके के एक्सप्रेशन तुमने पिछले कुछ क्लासेस तक बहुत सारे देखे होंगे, है ना। तो जब भी ऐसे किसी एक्सप्रेशन में मैं तुमसे पूछूं कि टर्म्स कितनी है, टर्म्स का मतलब जैसे ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो ये होती हैं टर्म्स इस एक्सप्रेशन में। और जब भी ये टर्म्स एक से ज्यादा हो तो मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जब टर्म एक से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, चैप्टर का जो मतलब नाम है, और नाम में ये जो वर्ड है पॉलिनोमियल्स में ये जो पॉली वर्ड है, पॉली, इसका मतलब होता है मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो तो वो होता है पॉलिनोमियल्स। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के साथ। इसकी इंट्रोडक्शन में हमने तुम्हारे पिछली क्लासेस में जो तुम पहले से ही कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या कहूं तो फॉर्मूलाज पढ़ चुके हो उससे शुरुआत करेंगे। तुमने x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, जो कि होता है x² + 2xy + y²। वैसे ही x - y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, जो कि होता है x² - 2xy + y²। और वैसे ही x² - y² का फॉर्मूला होता है x - y × x + y। तो ये 3 फॉर्मूलाज जो हैं ये याद कर लो अगर तुम्हें याद नहीं है, वैसे तो तुमने पढ़ ही रखे होंगे। और ये मैंने तुम्हें क्यों करवाए, क्योंकि यार देखो, आगे जो भी तुम एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हो ना, तो उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूलाज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में करवा दिए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल से, तो इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल वाला टॉपिक। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये तो तुम्हें पता चल गया। 1 वेरिएबल में होने का मतलब क्या, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल का मतलब है उन पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि एक वेरिएबल में होंगे। अब एक वेरिएबल में होने का मतलब क्या, देखो, सबसे पहले तो वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल हम ऐसे नंबर्स के लिए यूज करते हैं या कुछ ऐसे वैल्यूज, ऐसे नंबर्स के लिए यूज करते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे वेरिएबल को हम x से दिखा सकते हैं, y से दिखा सकते हैं, z से दिखा सकते हैं, वगैरह वगैरह, किन्हीं भी अल्फ़ाबेट से हम किसी भी वेरिएबल को दिखा सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहती है, एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे एक तो होता है वेरिएबल, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना। और दूसरे इसके उल्टे होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं कांस्टेंट्स, यानी जिनकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2x, तो यहां पे ये जो 2 है ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली, 2 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। ऐसा नहीं है कि 2 को हम 3 भी लिख सकते हैं। ऐसा कभी सुना है कि 2 जो है वो 3 के बराबर हो गया? नहीं सुना ना, नहीं लिख सकते ना। पर ये जो x है यहां पर, ये वेरिएबल है।
अब वेरिएबल होने का मतलब क्या मैंने एक्चुअल में बोला, ध्यान से सुनना। वेरिएबल यहाँ पर x है, तो x वेरिएबल होने का मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी x को हम 1 भी लिख सकते हैं जिससे कि 2 आ जाए, 2 भी लिख सकते हैं जिससे कि 4 आ जाए, 3 भी लिख सकते हैं जिससे कि 6 आ जाए। x 2 के साथ मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो वो 2 इंटू एक्स की जगह पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूं मैं। तो वेरिएबल की वैल्यू जो चेंज होती रहती है, पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। जैसे कि 2 इंटू एक्स हो रहा था ना, तो यहाँ पे x की वैल्यूज ही तो चेंज हुई हैं। तो x की वैल्यूज अगर चेंज हो रही हैं तो वो वेरिएबल है। अब 2 तो चेंज नहीं हो रहा, तो यानी कि ये कांस्टेंट है। अब आया समझ में कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, इसका मतलब एक ऐसा अल्फाबेट जो कि दिखाता है एक ऐसे नंबर को जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एक ऐसी रियल वैल्यू जो चेंज होती रहती है। अब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है या ऐसे पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ना है जो कि सिर्फ एक तरह के वेरिएबल में लिखे गए हैं। एक वेरिएबल होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक वेरिएबल में लिखा 2x और हो गया। एक तरह के वेरिएबल में लिखे गए हैं। यानी कि अगर मैंने बोला कि मैंने अगर x के वेरिएबल में कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो सिर्फ x में लिखूंगा मैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अगर मैंने बोला कि मुझे y के वेरिएबल में लिखना है तो सिर्फ y के वेरिएबल में लिखूंगा 2y प्लस 3y प्लस 4। पर वहीं अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, अब इसमें x भी है y भी है, तो इसमें 2 वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल नहीं आया। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पर ये दोनों ही पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं, क्योंकि ये भी सिर्फ एक वेरिएबल x में लिखा हुआ है, ये भी सिर्फ एक वेरिएबल y में लिखा हुआ है। आया समझ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? हो गया क्लियर? ठीक है। और ये उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पर अब तुम कहोगे सर एग्जाम्पल में तो आपने सिर्फ एक ही टर्म लिखा हुआ है और आपने तो कहा था कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एक से ज्यादा टर्म में होते हैं। भाई पॉलिनोमियल ना जरूरी नहीं है सिर्फ एक से ज्यादा टर्म वाले ही हो, एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल हो सकता है। एक टर्म वाला या एक से ज्यादा टर्म वाला हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना। 2x भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें 2 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। 3x भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। इसमें -x भी एक वो है, हाँ x तो वेरिएबल है पर ये ओवरऑल एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें सर कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है ना यार, मैंने तुम्हें बताया था ना मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हुए जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। सर आपने कब बताया? यार तुमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम मुझसे नहीं पढ़ा क्या? अगर मुझसे पढ़ा होता तो पता होता, क्योंकि -x में अब यहाँ x के साथ कोई नंबर है नहीं, कोई कांस्टेंट है नहीं, तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो -1x इसको लिखा जा सकता है। तो इसका जो कांस्टेंट है वो -1 है और वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है और कांस्टेंट -1/2 है। ठीक है, तो ये थे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के कुछ एग्जाम्पल। अब इसी टॉपिक को पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को हम थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अंदर। अब देखो कांस्टेंट और वेरिएबल वाली चीज़ें ना बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी बच्चों को। अगर तुम्हें समझ आ गई है तो वेरी गुड, पर अगर नहीं आई है या थोड़ा समझ आया है तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें 3 एग्जाम्पल्स देके समझाता हूँ। ठीक है, 3 या 4 एग्जाम्पल देके। सबसे पहले तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक स्क्वायर ले लो और उस स्क्वायर की हर एक साइड 3 यूनिट की है, 3 3 3 3। ठीक है, 3 यूनिट की है। 3 यूनिट मतलब क्या? तुम मान लो 3 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर एक यूनिट ही होती है और सेंटीमीटर एक यूनिट ही होती है, तो इसको मैं 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट कुछ भी कह सकता हूँ। तो स्क्वायर की हर साइड 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, तुम्हें पता ही है स्क्वायर की हर साइड बराबर ही होती है वैसे तो अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। हमें पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर। ये होता है स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला। पता है ना कि ये भी नहीं पता? अब नहीं पता तो नोट कर लो, याद कर लो। तो इसका पेरीमीटर जिसको मैं p से लिख देता हूं, तो 4 इंटू साइड है इसकी 3, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 12 यूनिट्स। 4 इंटू 3
इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। वहीं अगर मैं तुमसे कहूं कि अब एक और स्क्वायर ले लो जिसकी हर एक साइड 10 यूनिट की है, 10 10 10 10। देखो किसी भी स्क्वायर की ये जो चारों साइड्स बराबर होती हैं और जौन से साइड की होती है ना, उसके यूनिट से हम उस स्क्वायर को बुलाते हैं। जैसे 3 यूनिट का अगर ये स्क्वायर था तो हम कहेंगे 3 यूनिट्स स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ 3 यूनिट्स। वैसे ये 10 यूनिट का है तो इसे मैं कहूंगा स्क्वायर ऑफ 10 यूनिट्स। तो स्क्वायर ऑफ 10 यूनिट्स का पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर वही होगा 4 × 10 यानी कि 40 यूनिट्स। तो अगर तुम इन चीजों को ध्यान से देखो और अब तुम्हें मैं एक और स्क्वायर बना के बोलूं कि इसकी जो साइड है अब कुछ भी x मान लो, यानी बदलती जा रही है, पहले 3 थी फिर हमने कोई 10 ले लिया, अब मैं कह रहा हूं मैंने कोई भी x ले लिया जो कि बदलती रहती है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ x यूनिट्स, क्योंकि 4 तो उसकी साइड है ही, मल्टीप्लाई बाय साइड होती है जो कि x है, तो 4x यूनिट्स। तो इसमें 4 क्या है? कांस्टेंट, जो कि बदल ही नहीं रहा, यहां भी ये 4 था, यहां भी ये 4 था, स्क्वायर की साइड्स तो 4 ही रहेंगी, कांस्टेंट है। पर उसकी साइड्स की जो लेंथ है या तो मैं कहूं यूनिट है वो बदल रही है ना, तो इसका मतलब ये x वेरिएबल है जो बदल रहा है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 3 था, कुछ और भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट जो कभी नहीं बदलता, वेरिएबल जो बदलता रहता है अलग अलग केस में। अब अगर तुम्हें मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं, वैसे मैंने तुम्हें ये एग्जांपल करवाया तो मेरे दिमाग में ना एक और चीज़ आई है जो शायद मुझे तुम्हें बतानी चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर मेरे पास ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड्स x हैं, और मैं तुमसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा बताओ, तो तुम क्या मुझसे कहोगे कि इसका एरिया क्या होगा? सर, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर की साइड का स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर की साइड जो कि x है उसका स्क्वायर, ऐसे। तो ये होता है एरिया। अब सर ये आपने क्यों बताया? पहली बात तो तुम्हें स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला याद हो गया, अगर तुम्हें भूल गया था तो। दूसरी चीज़, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया x स्क्वायर, ऐसे ही। बाकी तुम्हें कांस्टेंट और वेरिएबल तो पता चल ही गया, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करना है कर लो। चलो पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे 2x x स्क्वायर प्लस 2x x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, पूरा एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है सारे के सारे वो एक ही वेरिएबल यानी कि x में लिखे हुए हैं, तो ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। और तुम इन सभी में एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हर एक वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो होल नंबर है ना। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ 7 के साथ में कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब मैं इसको x की पावर 0 करके लिख सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है यार कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है कि वो 1 के बराबर है। किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है ना, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू 1 है, 1 के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर x की पावर 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 क्योंकि 1 के बराबर है, तो ये 7 × 1 यानी कि 7 ही हो जाएगा। ये 1 है तो 7 × 1 7 ही हो जाएगा, तो सेम ही नंबर आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात या क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके वेरिएबल की पावर 0 या फिर होल नंबर ना हो तो क्या वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का होगा? अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो या फिर किसी एक भी वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, तो क्या वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल होगा? हाँ या ना बताओ। 5 सेकंड देता हूं, बताओ। 1 2 3 4 5। तो आंसर है अ बिग नो, नहीं होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि x प्लस 1/x एक पॉलिनॉमियल है, मैंने कह दिया एक पॉलिनॉमियल है, तो तुम कहोगे सर कि x प्लस 1/x को हम x की पावर
1 लिख सकते हैं। अब सर ये कैसे लिख दिया आपने, तुमने चैप्टर 1 अच्छे से नहीं पढ़ा यार। 1/x का मतलब होता है, जैसे देखो अगर मेरे पास कोई भी नंबर है और उसके बटे में डिनोमिनेटर में नीचे कोई भी एक वेरिएबल और उसकी पावर मेरे पास में कुछ भी मान लो 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स की पावर -3। यानी सीधी सी बात है कि नीचे जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में, अगर मुझे इसे ऊपर लेके आना है तो वो नंबर जो पहले से ही ऊपर है वो ऐसे ही रहेगा, उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नंबर, और साथ में इसकी जो पावर में नंबर था वो नेगेटिव में चला जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं 1/x की पावर 4 है, तो इसको तुम x की पावर -4 के बराबर लिख सकते हो। तो ये एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है मैथमेटिक्स का, याद रखना। तो ऐसे ही 1/x था, अब x की पावर कुछ नहीं है तो इसे 1 मान सकते हैं, और जब मैं इसे ऊपर लेकर गया तो x की पावर -1 आ गया। अब इसमें देखो कि जो x है उसका एक्सपोनेंट -1 है, और -1 एक होल नंबर नहीं है। -1 एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 करते करते सारे आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव, या बड़े बड़े नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 मेन नंबर्स, आगे जाते जाते जितने भी नंबर होंगे 0 से शुरू होकर वो होल नंबर होते हैं। -1 होल नंबर नहीं होता। तो अगर ये होल नंबर है ही नहीं तो फिर ये पूरी चीज़ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कैसे हो सकती है भाई? नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 एक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं, जिन्होंने हाँ बोला अपने मुंह पे जोर से चपेड़े मार लो, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 + 3, और यहाँ x की पावर 1/2 है जो कि एक रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। वहीं अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे अब मेरे पास में x + स्क्वायर रूट 3 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? और अगर तुमने इसके लिए ना कहा है तो भी अपने मुंह पे चपेड़े मार लो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर तो 1 है, वेरिएबल की पावर तो होल नंबर ही है। मैंने तुम्हें कहा, क्या कहा है यहाँ पे? वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, तो वो तो होल नंबर ही है ना। ये तो सिर्फ सिंपल कांस्टेंट वाला नंबर है 3, इसके ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट है, वेरिएबल की पावर 1/2 है। अब कईयों को ये नहीं पता होगा भाई स्क्वायर रूट के ऊपर उसकी पावर को 1/2 कैसे लिख दिया यार। अगर मैं लिखूं क्यूब रूट ऑफ x तो इसकी पावर x की पावर 1/3, अगर लिखूं फोर्थ रूट ऑफ x तो इसकी पावर x की पावर 1/4, और वहीं अगर मैं ऐसा रूट लिखूं जिसके बाहर कुछ ना हो, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, इसकी पावर 1/2 होने वाली है। भाई चैप्टर 1 क्यों नहीं पढ़ के आए तुम? ठीक है, ये हो गया। इतना पता चल गया। आगे अब हम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, वो मैंने तुम्हें चैप्टर की शुरुआत में बता दिया। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे कि ये है, तो इसमें जैसे 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं, ये 4x, x², x³, 7x, ये टर्म्स ही तो हैं, ठीक है। तो इसकी पहली टर्म है x³, दूसरी टर्म है माइनस का x²। तुमसे ना ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन देके कि बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं और कौन सी हैं, तो तुम ये तो कह दोगे कि इसमें 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं, पर कौन सी हैं में ना तुम एक गलती कर दोगे। तुम ये माइनस को x² के साथ लिखोगे नहीं, तो ये गलती हो जाएगी। माइनस को भी लिखना होता है, जिस नंबर के आगे माइनस आ रहा है ना, तो उस नंबर को माइनस के साथ में लिखना होगा। जैसे x³ को तो एज इट इज लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं है। -x² लिखना है इसको, फिर 4x लिखना है, फिर 7x की पावर 0 लिखना है, या फिर कल्ला 7 लिख दो, ठीक है। 7x की पावर 0 या अकेला 7 लिखो, ठीक है। 7x मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x की पावर 0 का मतलब 1 है, क्योंकि यहां सिर्फ 7 है। अगर तुमने यहां x लगा दिया ना तो ये 7x बन जाएगा, यानी 7 के साथ ऐसा लगेगा कि कोई वेरिएबल लगा हुआ है, पर एक्चुअल में है नहीं कोई। ये तो सिर्फ पागल बनाने के लिए हमने लिखा है, एनसीईआरटी ने बोला है ऐसे लिखने के लिए। आया समझ? तो टर्म्स पता चल गए ना, इसके कितने टर्म्स हैं बताओ, तुम खुद बताओ, इस एग्जाम्पल के कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, 1 ये और 2 ये। कौन सा x² और 2x। इसके कितने टर्म्स है? एक टर्म है, कौन सा वाला? 2x। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में
किसी भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो कोएफिशिएंट होता है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि इस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं लिखा और मैथ में मल्टीप्लाई में जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, शाबाश। तो यहाँ पे 1 एक्स क्यूब आ जाएगा और इसका कोएफिशिएंट है 1। एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो फिर 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होएगा माइनस का 1 नहीं माइनस का 1। एक्स के आगे कुछ लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 7। वैसे 7 जो है ना, ये एक किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। क्योंकि ये x की पावर 0 तो हमने सिर्फ इसलिए लगाया है समझाने के लिए, ताकि अगर हमसे बाय चांस पूछ लिया जाए इसमें इसके रिलेटेड कोई भी चीज़, क्योंकि ना x की पावर 0 लगाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। पर इसमें हर बार लगाना ज़बरदस्ती या ज़रूरी नहीं है, ना ही लगाओ। और जब तुमसे पूछा जाए कि इसमें ये 7 क्या है, तो ये कांस्टेंट है भाई, कोई कोएफिशिएंट नहीं है किसी चीज़ का। पर अगर पूछा जाए कि 7 किसका कोएफिशिएंट है, ज़बरदस्ती पूछा जाए क्वेश्चन में, तो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट लिखना 7 है। वैसे 7 एक कांस्टेंट ही है अपने में। पता चलेगा कोएफिशिएंट क्या होता है। x की पावर 1 या x का कोएफिशिएंट इसमें 2 है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है। अब यहाँ 1 कैसे आया सर? जिसका मैथ्स में कोई नहीं होता मल्टीप्लाई करते हुए उसका 1 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? यही है 7। जैसे इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो 7 है, ये 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही तो है। इसको या तो तुम कांस्टेंट बोल दो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दो। सर कांस्टेंट तो ठीक है, पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे? पॉलिनोमियल वो होता है ना जिसमें कोई भी वेरिएबल हो। तो इसमें मैंने वेरिएबल जोड़ा तो सही, x की पावर 0 हो गया ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? यार देखो, अगर मेरे पास कोई भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और उसके सारे वेरिएबल्स 0 हैं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0 पॉलिनोमियल होगा। जैसे अगर मैं यही लिख दूं 1x क्यूब, माइनस है ना, छिछी गंदा, माइनस 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। इसके अगर सारे वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 की पावर 3 यानी कि 0, और 0 इंटू 1 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 1 0, प्लस 0 इंटू 4 0, प्लस 7। तो यहाँ पर अगर इस कांस्टेंट टर्म को हटा दिया जाए, कांस्टेंट टर्म को हटा दिया जाए, क्योंकि कांस्टेंट के साथ ना x की पावर 0 लगा हुआ है, और x की जगह अगर मैंने 0 रख दिया तो 0 की पावर 0 ना कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इसलिए इस कांस्टेंट को निगलेक्ट कर दो, हटा दो, और इतनी सी चीज़ों को अगर मैं कंसिडर करूं तो इसका आंसर तो 0 ही आने वाला है ना। तो यानी कि जब एक पॉलिनोमियल के अंदर, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पर जो मेरा पॉलिनोमियल आएगा वो 0 पॉलिनोमियल होगा। और इस 0 के साथ में कोई भी x, y, z वेरिएबल नहीं लगता है, और इसीलिए मैथ्स में इसको बहुत ही स्पेशल जगह दी गई है। अब तुम कहोगे ना सर कि पॉलिनोमियल तो वो होता है ना जिसके साथ में वेरिएबल हो, हाँ वही होता है, पर यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है 0, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। यही तो इसकी खास बात है कि ये 0 पॉलिनोमियल हो जाता है अगर हर एक वेरिएबल 0 हो जाए। आया समझ? ठीक है। तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में कुछ एग्जाम्पल पढ़े। हमने ये पढ़ा कि हर एक वेरिएबल के एक्सपोनेंट की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, वरना नहीं होगा। टर्म्स के बारे में पढ़ा, कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, 0 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, ठीक है? चलो नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे और बढ़ते हैं और पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में थोड़ी सी और चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो, हमें अगर बहुत ही अलग अलग तरह के ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हों और किसी भी एक वेरिएबल में हो, तो हम उनको लिखने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि P ऑफ x, Q ऑफ x। P ऑफ x का मतलब है कि x के वेरिएबल में, एक ही x के वेरिएबल में पूरा पॉलिनोमियल है। इसमें भी x है, पर q इसलिए लिखा है क्योंकि इस बार जो x में पॉलिनोमियल है, x के वेरिएबल में, वो इससे थोड़ा अलग है। वैसे ही r ऑफ y, यानी y के वेरिएबल में एक पूरा पॉलिनोमियल है।
फिर एस ऑफ यू, ये जो पी क्यू आर एस है ना, ये तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हो, इसका कुछ फिक्स नहीं है कि यही लगाना है ऐसे के लिए, कुछ भी लगा दो। बस पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ वाई, एस ऑफ यू दिखाने का मतलब ये है, पी क्यू आर एस का मतलब कि ये अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल है। और एक्स, एक्स, वाई, यू जो बीच में लिखा है इसका मतलब ये है कि ये एक्स के वेरिएबल में है, ये वाई के वेरिएबल में है, ये यू के वेरिएबल में है, इसका मतलब ये है। बाकी ये उसके कुछ एग्जांपल है, एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस 1, एस ऑफ यू के लिए 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू 6 यू की पावर 5। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स या कुछ इसको दर्शाने के तरीके। उसके बाद पॉलिनोमियल में एक और चीज़ होती है कि ये जो होता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल वाला, उसमें फाइनाइट टर्म्स होते हैं। फाइनाइट टर्म्स का मतलब उसमें इतने टर्म्स होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, इतने कम टर्म्स नहीं होते जिन्हें गिना ही ना जा सके। ठीक है, मतलब सॉरी कम बोल दिया, इतने ज़्यादा टर्म्स नहीं होते जिन्हें गिना ही ना जा सके, क्योंकि फाइनाइट का मतलब जिसे गिना जा सकता है थोड़ा, और इनफाइनाइट का मतलब जिसे गिना ही नहीं जा सकता, अनंत, बहुत ज़्यादा, एंडलेस। ठीक है, तो फाइनाइट मतलब जैसे गिना जा सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पे x की पावर 150 से नंबर शुरू हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, फिर x की पावर 149 आया, ऐसे 148 आएगा, फिर 147 आएगा, करते 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 2 पे आया, फिर 1 पे आया, फिर 1 आ गया। x की पावर जब कुछ नहीं है इसका मतलब वहाँ पे 1 है, फिर 1 आया। तो यहाँ पे x की पावर 150 से लेकर x की पावर 1 तक कितने टर्म्स हो गए मेरे पास में? 150, और 150 के बाद ये एक टर्म एक्स्ट्रा, तो यानी कि 150 प्लस 1 यानी कि 151, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 151 टर्म्स हो गए। तो 151 टर्म्स होने का मतलब हमने गिन लिया, इनको गिने जा सकते हैं ना, तो मतलब फाइनाइट है। जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता वो इनफाइनाइट होता है। और हर एक पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोमियल के बारे में। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल में ये जो वर्ड है ना मोनो, इस मोनो वर्ड का मतलब होता है एक, वन। तो यानी कि जब हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है, कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म है, तो मतलब वो मोनोमियल है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 8 जो है ये क्या है? ये एक मोनोमियल है। सर ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल नहीं होता क्या? अभी तो बताया था कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल होता है। इसको हम x की पावर 0 करके लिख सकते हैं, या अगर 8 है इसको y की पावर 0 करके भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो ना, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की जो पावर 0 होती है उसका मतलब होता है वो 1 के बराबर है। तो ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी मोनोमियल है। अगर मैं तुमसे कहूँ 2x क्या है? मोनोमियल है। 4x क्या है? मोनोमियल है। 6 क्या है? मोनोमियल है। 7 क्या है? मोनोमियल है। कोई भी एक टर्म मोनोमियल है। अगर मैं तुमसे कहूँ बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल में ये जो बाई है, बाई, BI बाई, इसका मतलब बाई वाला बाई नहीं होता। बाई ऐसा कभी सुनता है? किसी को कहते सुना है बाई? बाई होता है ना ये BI बाई। तो बाई का मतलब होता है 2। तो जब भी हमारे पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते हैं वो होता है बाइनोमियल। ये रहा उसका एग्जांपल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स वाला, ये लो उसका एग्जांपल। ठीक है, समझ आ गया? हमने यहाँ पर पढ़ लिया पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करने के कुछ तरीके, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल को, क्योंकि अगर 1 वेरिएबल में नहीं होगा तो ब्रैकेट में क्या करोगे? कल्ला u थोड़ी लिख दोगे। अगर यहाँ पे u लिखा है और यहाँ पे z भी आ रहा है तो फिर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल भी नहीं रह जाएगा और एक्सप्रेस भी नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ 1 वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए है। उसके बाद पॉलिनोमियल के फाइनाइट टर्म्स होते हैं, ये भी जान लिया। मोनोमियल के बारे में जान लिया, बाइनोमियल के बारे में जान लिया, ट्राइनोमियल के बारे में जान लिया। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल में थोड़ी सी बातें और। ठीक है, अगर मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, तो इसमें सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है? वो है 3x की पावर 7, जिसकी पावर है 7। इसमें सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है 5y की पावर 6, जिसकी पावर है 6। तो हमारे किसी भी एक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है और जौन सी वो पावर है उसे हम कहते हैं उस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की डिग्री।
यानी अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल देख कि बताओ इसकी डिग्री क्या है, तो तुम कहोगे 7। यानी पूरे पॉलिनोमियल में जिस टर्म की डिग्री सबसे ज़्यादा है और वो डिग्री जो भी है वो होगी, मतलब पावर जो भी है वो होगी इसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या है? 7। इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 6। ऐसे ही कोई भी और अगर मैंने पॉलिनोमियल लिया तो उस पॉलिनोमियल में जिस भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो ही सबसे बड़ी वाली पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री होने वाली है। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है तो तुम क्या बताओगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी ले लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं 4 का। तो 4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 के साथ में x की पावर 0। तो इसकी डिग्री क्या होने वाली है? तो यार देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, खास करके इस वाले कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, वैसे इस करके क्या, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो ऐसे ही लिखा जाएगा, कांस्टेंट उसके साथ में x की पावर 0। इसकी डिग्री 0 होने वाली है। कैसे? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है यार। अगर कोई और वेरिएबल होता जिसकी पावर इससे बड़ी होती तो वो हो जाती। अब इसमें सबसे बड़ी पावर ही यही है क्योंकि कोई और है ही नहीं, तो 0। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब जो मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है ना, इसके टीचर को ना बड़ा शौक होता है, बड़ी ना अंदर से एक्साइटमेंट होती है कि बच्चे को कोई ऐसा सवाल दिया जाए जिसमें वो फंसे और अपने मार्क्स गवा दे। पर तुम्हें मार्क्स मैं गवाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम अब जानते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब ये तो क्योंकि आसान था कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें से किसी भी एक टर्म को उठाओ जिसकी पावर सबसे ज्यादा है और फिर जो उसकी पावर है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। ये तो सबसे आसान है। पर वहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात अगर आए तो बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। उनसे पूछा जाता है बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होने वाली है, तो कोई बच्चे, मतलब ज्यादातर 90% बच्चे बता नहीं पाते। मैंने नोटिस किया है। हो सकता है कि मेरी जो ये धारणा है कि 90% बच्चे, 90% बच्चे नहीं बता पाते क्योंकि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता या उन्हें पढ़ाया नहीं गया होता। तो अब पढ़ लिया ना, पर अब तुम उन 10% में हो जिसे ये आता है। ठीक है। और हाँ, कुछ इसमें से बच्चे ऐसे भी होते हैं उसी 90% वालों में जिन्होंने पढ़ा होता है ये, पर भूल जाते हैं। पर तुम भूलना मत यार, प्लीज मत भूलना। दोबारा बता रहा हूं, 3 बार लगातार बताऊंगा, तुम मेरे साथ रिपीट करोगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। शाबाश। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, नोट करो। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। ठीक है, चलो अब हम करते हैं तुम्हारी बुक में दी गई तुम्हारी एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ये जो 3 पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं इसकी डिग्री हमें बतानी है। तो ठीक है, सबसे पहला पॉलिनोमियल है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। अब देखो, इसमें किस दोनों वेरिएबल्स में से सबसे बड़ी पावर किसकी है? इसकी। कौन सी है? 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5। इजी। सेकंड, 2 माइनस y की पावर 2 माइनस y की पावर 3 प्लस 2y की पावर 8। अब इसमें सभी वेरिएबल्स में से सबसे बड़ी पावर किसकी है? इसकी। कौन सी है? 8। डिग्री कितनी हुई? 8। उसके बाद थर्ड वाला क्या है? 2। और 2 क्या है? ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और हमें पता है किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? अभी बताया था, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर 0 और x की पावर 0 कितनी है? पावर 0। तो डिग्री कितनी है? 0। हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। चलो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर 4x प्लस 5 या फिर 2y। इन दोनों ही पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की डिग्री 1 है। तो
लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, ax प्लस बी। अब ये क्या है सर, अब देखो यार, जैसे ये 4x प्लस 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, और एक लीनियर पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा हद सिर्फ 2 टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म्स से ज़्यादा इसमें टर्म्स नहीं आ सकते लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है। जनरल फॉर्म होने का मतलब जनरली से ऐसे लिखा जाता है कि यहाँ पर पहले एक कांस्टेंट होता है, फिर इस साथ में एक वेरिएबल होता है जिसकी पावर 1 होती है, प्लस में फिर एक और कांस्टेंट होता है। जनरल फॉर्म है। जैसे इसमें a की जगह पे 4 है, x की जगह पे तो x है ही, b की जगह पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x की जगह पे वेरिएबल y है, a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 0 है ना। इसको +0 भी तो लिख सकते हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म, यानी जनरली इसे ऐसे लिखा जाता है। और इसमें ये a और b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और ये जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये x के साथ अगर कुछ भी 0 मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 + 5 अगर मैंने कर दिया तो जो कि 5 के बराबर आएगा, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाता, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए हम पॉलिनोमियल की टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए a को कभी भी 0 के बराबर नहीं रखना लीनियर पॉलिनोमियल के टाइम, ठीक है। आगे बढ़े। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ एग्जाम्पल है जिसकी डिग्री 2 है इन पॉलिनोमियल्स की, तुम खुद देख सकते हो। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c है। उसी की तरह जैसे कि a, b और c यहाँ पे कांस्टेंट है, x यहाँ पे वेरिएबल है, और x की पावर 2 है सबसे पहले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और इसमें भी a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए तो मैं पता है, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो x² × 0 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना रहकर अगर ये x a की पावर, अगर a जो है 0 के बराबर हो गया तो 0 × x² 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और ये अगर 0 हो गई तो मेरे पास सिर्फ bx + c बचेगा, और अकेला bx + c जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। दोबारा से, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, इसकी डिग्री जो है वो 3 है। जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx। अगेन a, b, c और d यहाँ पे कांस्टेंट है, x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री 3 वाली है, और जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और फिर ये bx² से शुरुआत करेगा, जिसका मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्यूबिक नहीं रहेगा। और हाँ, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 टर्म्स हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम 1 हो सकती है। जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म्स हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 टर्म्स हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। आ गया समझ? ठीक है, कर लो नोट, क्योंकि ना मैंने तुम्हें जो जो बोल दिया है उस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और इस पर ज़रूर आएगा कि बताओ अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो एट मोस्ट या मैक्सिमम कितनी टर्म्स इसमें हो सकती हैं, 2। क्वाड्रेटिक में कितनी हो सकती हैं, 3। क्यूबिक में कितनी हो सकती हैं, 4। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 है उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 है उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स तुम्हारे सामने आ रही हैं, जनरल फॉर्म तुम्हारे सामने आ रही है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगर डिग्री के रिलेटेड किसी भी चीज़ में आया तो एक तो ये पूछा जाएगा पॉलिनोमियल देके इसकी डिग्री बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसके बाद एक आखिरी पड़ाव रहता है इस लेक्चर का, अभी थोड़ी सी चीज़ें और रहती हैं, वो एक बार मैंने करवा दी। उसके बाद इस लेक्चर को रैप अप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल अभी इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और ये तो रेड मार्कर आ गया, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। हाँ, तो अभी तक तुमने डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया। एग्जाम्पल के तौर पर x + 1। तुमने अभी तक डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया। एग्जाम्पल x² + x + 1। अभी तक तुमने डिग्री
3 वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में भी पढ़ लिया, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। डिग्री 1 वाले को कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाले को कहते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 वाले को कहते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। इतना तुमने पढ़ लिया। पर वहीं अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ डिग्री n वाले पॉलिनोमियल के बारे में, तो कैसे बताओगे? डिग्री n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर n एंड इन्फिनिटी तक जो जा रहा हो, इन्फिनिटी तक भी नहीं कह सकते, मतलब गिना जा सकता है, पर n नंबर ऑफ बहुत सारी डिग्री 4 5 6 7 8 9 जितनी भी हो सकती है, नेचुरल नंबर्स वाली कितनी भी डिग्री तक मुझे कोई पॉलिनोमियल लिख के बताओ, कैसे लिखोगे? देखो, उसको तुम ऐसे लिखोगे, जैसे यहां पर हमें पता है कि जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल हमें चाहिए है, सबसे पहले हम उसका वेरिएबल लिखते हैं और पावर में उतनी डिग्री लिख देते हैं, प्लस करके फिर डिग्री कम होती जाती है और लास्ट में 1 आ जाता है या फिर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। ये तो सिर्फ हमने एग्जांपल दी है, वरना एग्जांपल तो कोई भी हो सकती है। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ऐसे भी हो सकता है, या फिर 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6x माइनस 7 ऐसे भी हो सकता है। कुछ भी एग्जांपल हो सकता है ना। तो अभी मैं x की पावर n लिखूंगा, यानी उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, उसके साथ में कोई कांस्टेंट होगा a मान लो। अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 था मान लो, मान क्या लो, 1 ही था, क्योंकि मैथ्स में जिसका मल्टीप्लाई में कोई नहीं होता उसका वेरी गुड 1 होता है। तो डिग्री जब n है तो x की पावर उसकी जो डिग्री n, जैसे कि यहाँ पे डिग्री जब 3 थी तो x की पावर उसकी डिग्री 3 और उसके साथ में था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, और आगे आगे जाते जाते डिग्री कम होती गई, कांस्टेंट भी बदलता गया। यहाँ पे कांस्टेंट सेम था, पर हर एक एग्जांपल ऐसी तो नहीं होने वाली। ऐसा भी हो सकता है कि कई एग्जांपल्स में कांस्टेंट अलग अलग दिए हों, तो प्लस में b x की पावर n माइनस 1, क्योंकि अब इससे एक नंबर कम हो जाएगा। ऐसे ही आगे c होगा, फिर x की पावर n माइनस 2 होगा, फिर 2 नंबर कम हो जाएंगे। ऐसे ही करते करते मेरे पास में लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई डिग्री n है तो उसके लिए पॉलिनोमियल तुम इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये जो a b c है, ये एक दूसरे के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है। क्योंकि ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि पूछा जा सकता है भाई कि जैसे डिग्री 1 के लिए ऐसा पॉलिनोमियल होता है एग्जांपल के तौर पर, डिग्री 2 के लिए ऐसा होता है, 3 के लिए ऐसा होता है, तो बताओ डिग्री n के लिए कैसा होगा? तो तुम बता तो पाओगे, पता तो चल गया तुम्हें। जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल हमें निकालना होता है, सबसे पहले वेरिएबल के ऊपर उतनी पावर हम लगा देते हैं, उसके बाद उसके साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, प्लस करके उसके बाद पावर को कम करते रहते हैं, फिर n-1 n-2 n-3 करते करते लास्ट में 1 आता है, और साथ में कांस्टेंट अलग अलग लगते रहते हैं, प्लस प्लस लगाते जाओ। क्या दिक्कत है? सब तो ठीक है। ठीक है सर, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिग्री के इतना होने के बाद अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जितने भी कांस्टेंट हैं a b c और आगे जितने भी आएंगे, कांस्टेंट को अगर इसे हटा दो, 1 को हटा दो, आगे और जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं a b c d, ये सब a b c सारे एक दूसरे के बराबर हो जाएं और 0 के बराबर, यानी सारे 0 के बराबर हो जाएं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा इस पॉलिनोमियल का वो भी 0 होगा, यानी कि ये बन जाएगा एक 0 पॉलिनोमियल। अब ये क्यों बताया सर? यार ये भी तो बताना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है और उसके सारे कांस्टेंट जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएं और बराबर होने के साथ साथ सारे के सारे 0 के बराबर हो जाएं, तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो कौन सा होगा? वो 0 पॉलिनोमियल होगा। बता पाओगे? आसान है। ठीक है सर, आगे लास्ट टॉपिक, वो वैसे तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ने वाले हो, पर अभी उस चीज़ का आइडिया लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं तुम्हें उस चीज़ का ना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, नोट करना है तो कर लो, मैं 5 तक गिनूंगा, इरेज कर दूंगा, 1 2 3 4 5, चलो इतना करूँगा बस। पॉलिनोमियल्स इन more than one variable, छी गंदा, more than one variable।
तो पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, ना ही इसके ऊपर हमें क्लास 9th में अभी फ़िलहाल कोई क्वेश्चन आना है। मतलब पूरी क्लास 9th में की बात नहीं कर रहा, इस यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए बात कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल। अब एक वेरिएबल से ज़्यादा, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, तो इसमें जो है हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गए, एक्स भी आया, वाई भी आया, जेड भी आया। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा होता 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है सिर्फ x में। अब इसमें x भी है, y भी है, z भी है, तो ये पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल है, एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं इस पॉलिनोमियल में। तो ये उसका एग्जाम्पल हुआ। और ऐसे ही मोर देन वन वेरिएबल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और जैसे हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के ऊपर इतनी सारी चीज़ें अभी पढ़ी हैं ना, वैसे वन वेरिएबल के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हम आगे कुछ देर बाद पढ़ेंगे। हो सकता है कि तुम उसे क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ो, आइडिया लो और ज़्यादा इन फ्यूचर, या फिर हो सकता है कि तुम उसे सीधा 10th में पढ़ो। देखते हैं कब आता है ये टॉपिक। पर फिलहाल के लिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तुम्हें जितनी बातें जाननी ज़रूरी थी वो मैंने तुम्हें सब बता दी। सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है मैंने, पॉलिनोमियल्स का मतलब बता दिया, टर्म्स, कोएफिशिएंट्स, डिग्री और भी बहुत कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करना है, तो उसकी सारी एक्सरसाइजेस इस चैनल पर अपलोडेड है, जाकर देख सकते हो। और उस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स उनके लेक्चर्स में हैं। हाँ, लेक्चर्स की वीडियोस अलग है, एक्सरसाइजेस की वीडियोस अलग है। कंसेप्ट्स समझने हैं तो लेक्चर्स में जाओ, एक्सरसाइजेस करनी है तो उसकी वीडियोस तो अलग से पड़ी हैं। सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है, तो उसको भी 4 लेक्चर्स में डिटेल में ख़त्म करवा रखा है, जिसमें उसके सारे टर्म्स, सारे एग्जाम्पल्स, सारी एक्टिविटीज़, सारी डेफिनेशंस, सब कुछ अच्छे से करवा रखा है। अगर उस चैप्टर को 1 घंटे से भी कम के अंदर वन शॉट में एक ही वीडियो में रिवाइज करना है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है उस चैप्टर की, तो उसके लिए भी वीडियो है 55 मिनट के आसपास की इसी चैनल पर। अगर तुम्हें उसका चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर समझना है, साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर समझना है, तो उसके भी 4 डिटेल्ड लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं, जिसमें यही सब करवा रखा है डिटेल में। और उसको भी वन शॉट वीडियो में 1 घंटे में रिवाइज करवाया हुआ है। ठीक है, अगर चाहो तो वो भी देख सकते हो। और आज पॉलिनोमियल्स भी शुरू हो गया है और जल्दी ही इसे भी रैप अप कर देंगे, अगर तुम्हारा सपोर्ट बना रहा तो और मुझे पूरा प्रॉपर टाइम मिलता रहा तो। बस यार, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जिसे इसकी नीड है। नीचे कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, ये चैनल कैसा लगा। कोई फीडबैक देना हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़ लो, बाय बाय बाय।